दोस्तों, मैं अंजनी कुमार अपने YouTube चैनल टॉक विथ मी में एक बार पुनः एक नई जानकारी, एक नई आइडिया के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हूं और अपने चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले स्क्रीन पे जो डिस्क्लेमर है उसको पढ़ लें, उसके बाद ही आगे बढ़ें ताकि कोई मिसकम्युनिकेशन ना हो, मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। दोस्तों, आज मैं बात करूँगा ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड का एनालिसिस करूँगा, फंडामेंटल एनालिसिस करूँगा कि अभी जिस रेट पे वो ट्रेड कर रही है उस रेट में उसको लेना उचित है कि नहीं है, और इसका फ्यूचर क्या हो सकता है, क्या यह मल्टी बैगर हो सकता है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मिलेंगे। इसके लिए यह ज़रूरी है कि आप वीडियो को शुरू से अंत तक बिना स्किप किए हुए देखें और फिर अपना विचार से मुझे अवगत जरूर कराएं। अगर आपको कोई लाभ होता है तो मुझे उत्साहित जरूर करें। दोस्तों, जो लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि समय से उनको नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे, मेरा विचार अच्छा लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और मेरा हौसला बढ़ाइए। दोस्तों, ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड जो कंपनी है वह नॉन रिन्यूएबल और रिन्यूएबल दोनों सेक्टर में काम करती है, एनर्जी के सेक्टर में काम करती है। यह ऑफ ग्रिड एंड ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर प्लांट के क्षेत्र में काम करती है। दोस्तों, यह मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी का पार्टनर भी है और उसके साथ उसका कुछ बेनिफिट भी इसको सरकार के तरफ से जो प्रोजेक्ट होंगे उसमें मिलने की संभावना है। दोस्तों, यह स्पेशलाइज जो इसका हाई सेलिंग प्रोडक्ट है उसके बारे में आपको जानकारी देना चाहूँगा। पहला तो ये सोलर होम लाइटनिंग करती है, सोलर रूफटॉप जो घर के मकान के ऊपर छत पे जो सोलर पावर प्लांट बनता है उसमें बहुत इसका डिमांड है। सोलर पीवी चैनल में भी इसका डिमांड है। यह वाटर हीटर्स, पावर रैक्स बनाती है और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये स्ट्रीट लाइटिंग, सोलर स्ट्रीट लाइटिंग भी बनाती है और ये ई रिक्शा भी बनाती है। ई रिक्शा आज के डेट का एक बहुत ही डिमांडिंग और बहुत ही फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है। इसका भविष्य में बहुत ही डिमांड होने की संभावना है। तो ई रिक्शा ये खुद बनाती है और ई रिक्शा का जो पावर बैंक है, बैटरी है, वो भी ये खुद ही बनाती है। दोस्तों, वर्क को देख के लगता है कि कंपनी बेहतरीन होगी, चूँकि इसका जो बिजनेस है वो फ्यूचरिस्टिक्स है और अर्थात भविष्य में इसका बहुत ही डिमांड रहने वाला है, भविष्य में इसका बहुत ही ग्रोथ रहने वाला है। इसके साथ ही अब हम बात करते हैं फिनेंशियल इंडिकेटर्स की। फिनेंशियल इंडिकेटर्स में आएंगे तो इसका मार्केट कैप मात्र 111 करोड़ रुपया के आसपास है और इसका आज का जो रेट है 2 रुपया 37 पैसा के रेट पे हम इसका फिनेंशियल एनालिसिस कर रहे हैं। दोस्तों, इसका जो बुक वैल्यू है वो 3 रुपया 42 पैसा के आसपास है और इसका फेस वैल्यू मात्र 1 रुपया है। इसका जो पी देखिएगा, प्राइस टू अर्निंग, जो मेरे हर शेयर के सिलेक्शन में बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है और उसी के आधार पर मेरा सुझाव होता है कि बुक वैल्यू और पीई और ईपीएस, इन 3 का पैरामीटर आप भूल नहीं सकते। और प्रमोटर होल्डिंग, अगर किसी शेयर को सिलेक्ट करना है निवेश करने के लिए तो इसका पी जो है 54 है। अर्थात इससे पता चलता है कि इसकी प्रॉफिटेबिलिटी बिल्कुल बेकार है और प्रॉफिट कंपनी नहीं दे पा रही है। दोस्तों, अगर बात करें इसका 52 वीक हाई लो की तो 3 रुपया 12 पैसा का हाई है और 0.90 पैसा का इसका लो है। अगर उसके हिसाब से देखें तो ये 52 वीक हाई की तरफ बढ़ रहा है और 52 वीक हाई को टच करने वाला है। अगर डिविडेंड की बात करें तो यह डिविडेंड कंपनी नहीं देती है। अगर सेल्स ग्रोथ की बात करें, जो किसी भी कंपनी के ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होता है, उसमें निवेश के लिए यह भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, तो यह मात्र 2% के आसपास इसका ग्रोथ है पिछले 3 साल से, जो बिल्कुल बेकार ग्रोथ कहा जा सकता है। इसका मतलब है कि आपका पैसा जहां का तहां पड़ा हुआ है, उसका कोई फायदा नहीं है। अगर इसका 18 फाइनेंशियल ईयर 18 और 19 का सेल्स ग्रोथ देखें तो 129 करोड़ रुपया इसका सेल्स था और प्रॉफिट मात्र 1 करोड़ 32 लाख रुपया था। दोस्तों, मात्र 1 करोड़ 32 लाख रुपया, जिसका ईपीएस 5 पैसा होता है। 5 पैसा में क्या होना है? 5 पैसा से शेयर प्राइस कितना हो जाएगा पूरे साल में? उसके हिसाब से अगर दिसंबर 2019 का सेल्स देखें तो 36 करोड़ के आसपास इसका सेल्स था और प्रॉफिट जो था मात्र 49 लाख रुपए था, जो 1 पैसा ईपीएस आता है। दोस्तों, इसीलिए इसका पी जो है 54 के आसपास है, जो किसी भी दृष्टि से निवेश के योग्य नहीं कहा जा सकता। इसके पीछे का भी रिकॉर्ड देखें
तो इसका जो फिनेंशियल परफॉर्मेंस है वो बिल्कुल ठीक नहीं है, इसका प्रॉफिट ऑफ मार्जिन बिल्कुल न के बराबर है और यह बहुत ही चिंताजनक बात है। दोस्तों इसका एक और बात बताऊं, इसकी पॉजिटिव चीज़ बताऊं। पॉजिटिव चीज़ यह है कि कंपनी लगभग डेट फ्री कंपनी है। लेकिन आप सोच रहे होंगे जब डेट फ्री कंपनी है तो फिर ये प्रॉफिट ऑफ मार्जिन क्यों नहीं दे पाती। बिल्कुल सही क्वेश्चन है आपका। डेट फ्री कंपनी होने के बावजूद इसका जो प्रॉफिट ऑफ मार्जिन नहीं हो पाता, उसका कारण है कि पिछले 3 साल से या कई सालों से ट्रेड पेएबल इसका बढ़ते जा रहा है और ट्रेड रिसीवेबल भी बढ़ जाता है। दोस्तों ट्रेड पेएबल वो होता है जो कंपनी अपने कंज्यूमर को, अपने लेंडर को, अपने बिजनेस पार्टनर को पे करने वाला है, और ट्रेड रिसीवेबल वो होता है जो अपने कस्टमर से उसको रिसीव करना है। तो इसका ट्रेड पेएबल जो है लगभग 247 करोड़ के आसपास है और ट्रेड रिसीवेबल भी 251 करोड़ के आसपास है, जो बहुत ही ठीक नहीं कहा जा सकता है और यह भी पिछले 3 साल से कंटिन्यूअल इंक्रीजिंग में है। तो दोस्तों जब तक इसका ट्रेड पेएबल और ट्रेड रिसीवेबल नहीं कमेगा, बुक में इसका प्रॉफिट दिखाई नहीं देगा, क्योंकि जो प्रॉफिट होती होगी वो मार्केट में फंसते जा रहा है। तो मैनेजमेंट इस पे अभी तक कोई सही एक्शन नहीं ले पाई है, जिसके कारण इसका जो बैलेंस शीट है, जो इसका प्रॉफिट ऑफ मार्जिन है, जो इसका ईपीएस है, उसमें सुधार नहीं दिखता है। दोस्तों इसका शेयर होल्डर पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर का मात्र 31.55% इसमें हिस्सेदारी है और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की हिस्सेदारी 0.7% के आसपास है। DII भी 0.02% के आसपास है, बाकी 67% पब्लिक शेयर होल्डिंग है। दोस्तों ये भी समझने की बात है कि कंपनी डेट फ्री है, कंपनी का बिजनेस आउटलुक, बिजनेस फ्यूचर इतना बढ़िया है, तो आखिर क्या कारण है कि प्रमोटर होल्डिंग 31.5% ही है। दोस्तों आप लोगों को मैं बराबर बताता हूँ, हर वीडियो में बताता हूँ कि जहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग कम होती है, कंपनी के डिफॉल्ट करने का खतरा रहता है, कंपनी के ग्रोथ पे, कंपनी के फ्यूचर पे हमेशा संशय बना रहता है, क्योंकि कंपनी के मालिक का अगर उसमें हिस्सेदारी कम है तो वो ध्यान भी कम देगा। दोस्तों ये ऑलरेडी 52 वीक हाई के आसपास चल रहा है, इसलिए और 54 के पी पे चल रहा है, इसलिए जब तक इसका प्रॉफिट ऑफ मार्जिन ईपीएस में कन्वर्ट नहीं होता है, प्रॉफिट ईपीएस में कन्वर्ट नहीं होता है, बिजनेस का जो सेल्स है वो ईपीएस में कन्वर्ट नहीं होता है, तब तक इस कंपनी में निवेश करने से बिल्कुल बचना चाहिए। यह आपके लिए खतरनाक हो सकता है, कैपिटल बर्नर हो सकता है। दोस्तों इसके साथ मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि जो लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि उनको समय से वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। मेरे द्वारा दी गई जानकारी और वीडियो अगर अच्छी लगती हो तो जल्दी से जल्दी मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और इस पर कमेंट करके अपने विचारों से अवगत जरूर कराइए। दोस्तों आप भी अपना विचार जरूर देंगे कि इस शेयर का फ्यूचर क्या होने वाला है। दोस्तों इसी के साथ मैं अंजनी कुमार आप लोगों से विदा लेता हूं, तब तक के लिए नमस्कार।